नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं और जानना चाहती हूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, लॉकडाउन में यह मौका मिला है आपको और आप अच्छे से अच्छे अपनी बेटर तैयारी को कर सकते हैं। इसको एक मौका कह सकते हैं कि लॉकडाउन के तहत ये पढ़ने का विद्यार्थियों के पास एक अच्छा मौका है। इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं और हमारे अच्छे से अच्छे हम आपके लिए प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन छांटने के और अच्छे से अच्छे आपके उसमें एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लिए तुरंत मिल जाएं और आप कमेंट भी करें हमें जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। तो आज हम बाल विकास के इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न आपके लिए लेके आए और शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है तो हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, अजनबियों से निपटने में किस में सहायता करता है? तो रक्षा तंत्र हमारी हेल्प कैसे करता है? हिंसा से निपटने में, क्या दबाव से निपटने में, या थकान से निपटने में, या अजनबियों से निपटने में? तो दोस्तों, अजनबियों से निपटने में तो बिल्कुल नहीं करता, ना थकान से निपटने में रक्षा तंत्र हमारी सहायता करता है और ना ही हिंसा से निपटने में हमारी सहायता करता है। तो रक्षा तंत्र हमारी सहायता करता है दबाव से निपटने में। किससे? दबाव से निपटने में। तो आपकी समझ में आ गया होगा। हम अगला क्वेश्चन है आज का कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, उपरोक्त सभी। तो नवीन क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य जो है वो नवीन ज्ञान की खोज है क्या, या शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन है? शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, अथवा विद्यालय तथा शैक्षणिक प्रणाली में सुधार है, या उपरोक्त सभी है? तो दोस्तों, उपरोक्त सभी हर जगह मतलब राइट नहीं होता है। यहाँ पर है कि विद्यालय तथा शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सही होता है हमारा सी, विद्यालय तथा शैक्षणिक प्रणाली में सुधार। आज का अगला तीसरा प्रश्न है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आप अपने हाथों से नोट्स बना करके तैयारी कर रहे होंगे, मुझे आशा है, पूरी आशा है मुझे, क्योंकि दोस्तों इतना तो आप भी पहचानते हैं कि कौन मतलब देश के हित में शिक्षा दे रहा है, कौन शिक्षा को बेच रहा है। तो दोस्तों, हमारा तो सिंपल सा उद्देश्य है एक कि आपका सिलेक्शन हो और मतलब आपको फ्री में, आप जो लूट रहे हैं लोगों से, वो जो लूट है वो बंद हो और शिक्षा को आप सही रूप से ग्रहण कर सकें। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्या ये आपको सही लगता है? आप अपने दिमाग से सोचिए दोस्तों, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही हो सकता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, अथवा बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, अथवा ये कथन है जो ये सही है, ये सही है? तो क्या है इसमें से? तो आपको पता है कि ये कथन सही तो नहीं है कि पुरुष हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये सही तो नहीं है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, तो मतलब ये कह रहा है ऑप्शन कि अलग अलग बुद्धि वाले लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनके लिए सही हो सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सही हो सकता है, और अथवा सही हो सकता है, सही तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कैसे करता है? ऑप्शन सही होता है हमारा बी। लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह को कैसे प्रदर्शित करता है? मतलब पहले से जो धारणा चली आ रही हैं, पहले से हमारे समाज में जो धारणा चली आ रही हैं पहले से समाज में, उन्हीं को ये क्या करता है? मजबूत करता है। ये कथन पहले से मानते आए हैं कि नहीं, जो औरतें हैं वो बुद्धिमान नहीं होती हैं, पुरुष बुद्धिमान होते हैं।
तो उस बात को ये क्या करता है और मजबूत करता है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह पहले से जो धारणाएं चली आ रही उनको मजबूत करता है। तो ये कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आज का, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना कोई अध्यापिका है, जैसे कि आप अध्यापिका हो जाएंगी बहन हमारी या भाई, और ऐसे ही क्रिस्टीना एक अध्यापिका है, अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। तो ये किसकी ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना। क्या सीखने के लिए आकलन को दर्शाता है ये कथन, अथवा आकलन के लिए सीखा जा रहा है इसको दर्शाता है, या आकलन का सीखना, या आकलन का सीखना, अथवा सीखने को आकलन? तो किसको ये प्रदर्शित करता है? तो ये है कथन कि विद्यार्थियों को सिखाया जा रहा है। क्रिस्टीना जो उनकी मैम है उसने क्या है कि बच्चों को कुछ सिखाया है। उस सिखाए हुए को वो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और उसी को क्या करती है और मजबूत करती है। जो उसने सिखाया है क्रिस्टीना मैडम ने, बच्चों को ले जाकर उसको और मजबूत करती है। वो तो सीखने के लिए आकलन करवा रही है वो, जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी सीख सकें। तो ऑप्शन सही होता है हमारा ए, सीखने के लिए आकलन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपकी समझ में आ गया होगा। आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? क्या मौखिक प्रश्न अथवा रचनात्मक की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, रचनात्मक की बात हो रही है। रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण कौन सा नहीं है? मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो क्या रचनात्मक होगा? अथवा सत्र परीक्षा करवाएंगे, सत्र परीक्षा तो क्या रचनात्मक होगा? अथवा प्रश्नोत्तरी और खेल करवाएंगे तो क्या रचनात्मक होगा? दत्त कार्य देंगे तो क्या रचनात्मक होगा? तो जो सत्र परीक्षा है वो क्या होती है कि रचनात्मक होती है, सत्र परीक्षा। तो इसमें क्या है कि बच्चों सत्र परीक्षा करवाएंगे तो वो रचनात्मक कार्य माना जाएगा। ऑप्शन सही होता है हमारा बी। अगला है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की जो अवस्था है वो कौन सी है? तो किशोर अवस्था के दौरान क्या जटिल और गहन समाजीकरण होता है? बच्चे को मतलब जो कठिनाई होती है, गहन और जटिल का मतलब है गहन और जटिल, इसका मतलब है कि समाजीकरण, जब बच्चे को समाज में घुलना मिलना होता है तो वो कौन सी अवस्था होती है कि जब बच्चे को कठिनाई होती है समाजीकरण करने में। तो किशोर अवस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान और व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो पूर्व बाल्यावस्था में तो समाजीकरण की कोई बात ही नहीं उठती है दोस्तों। प्रौढ़ावस्था में आराम से मनुष्य क्या परफेक्ट हो जाता है और आसानी से लोगों से घुल मिल जाता है और बातें करता है समाज में। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है प्रौढ़ावस्था में। अतः व्यक्ति के पूरे जीवन में समाजीकरण में कोई परेशानी नहीं होती है। जो परेशानी होती है क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चा परिपक्व हो जाता है और जब उसे समाज में घुलना मिलना होता है तो उसको बड़ी ही परेशानी या कठिनता महसूस होती है। तो सबसे समाजीकरण गहन और जटिल, मतलब गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है वो होता है आपका किशोर अवस्था में। कब होता है? किशोर अवस्था में। अगला प्रश्न है आज का कि आनुवांशिकता को समाजीकरण संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को डैश समाजीकरण संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को क्या गौण संरचना माना जाता है? गौण अथवा गत्यात्मक अथवा स्थिर अथवा प्राथमिक, कौन सा समाजीकरण माना जाता है? तो मतलब क्या है कि आनुवांशिकता है वो गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसी माना जाता है? गौण नहीं, स्थिर। कौन सी माना जाती है? स्थिर दोस्तों, सॉरी। आनुवांशिकता है वो कैसी सामाजिक संरचना है? स्थिर। कैसी है दोस्तों? स्थिर। समाजीकरण को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न है आज का, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है।
तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है, अथवा व्यवहारवादी, अथवा संज्ञानवादी? तो सीखने के लिए अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है व्यवहार। व्यवहार तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार, जिसका हम अवलोकन यानी देख सकते हैं, ऐसे व्यवहार पर आधारित है। तो क्या उसको विकासवादी सिद्धांत कहेंगे? विकासवादी विकासवादी कहेंगे, या व्यवहारवादी कहेंगे, या रचनावादी कहेंगे, अथवा संज्ञानवादी कहेंगे? तो संज्ञानवादी में क्या है कि अमूर्त होता है चिंतन, अमूर्त। तो ये तो कोई मतलब ये तो कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। रचनावादी में लिखने का या करने का कुछ होता है, तो रचनावादी भी नहीं हो सकता। अतः विकासवादी, तो इसमें विकास की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो व्यवहारवादी यानी उसमें शब्द आया कि व्यवहार, तो व्यवहारवादी सिद्धांत कहेंगे। अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो सीखने का व्यवहार सिद्धांत से संबंध है। तो ऑप्शन सही होता है हमारा कौन सा? बी। ऑप्शन सही होता है हमारा बी, व्यवहारवादी। आज का अगला प्रश्न है 9वां कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास क्या बौद्धिक विकास का हिस्सा है? क्या बौद्धिक विकास का, या शारीरिक विकास का, या सामाजिक विकास का, या सामाजिक विकास, या संज्ञानात्मक विकास का? तो अवधारणाओं का विकास क्या बौद्धिक विकास है, या शारीरिक विकास है, या सामाजिक विकास है? कौन सा विकास है देखते हैं। तो ये है आपका बौद्धिक विकास। क्या है? बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो ऑप्शन सही होता है हमारा ए, बौद्धिक विकास। अगला है 10वां कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से में भिन्न है। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से में भिन्न है। किस में भिन्न है? विकास की दर में भिन्न है क्या व्यक्तिगत विद्यार्थी? अथवा विकास के क्रम में भिन्न है, अथवा विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न है, अथवा बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में भिन्न है? किस में भिन्न है? तो व्यक्तिगत विद्यार्थी एवं एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है आज का 11वां, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास के लिए काफ़ी सिद्धांत बताए हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, तो इनमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता। अनुक्रमिकता अनुक्रमिकता क्या कोई सिद्धांत है? सामान्य से विशिष्ट क्या सिद्धांत है? अथवा प्रतिवर्ती कोई सिद्धांत है? अथवा निरंतरता कोई सिद्धांत है? तो निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, या ये क्या कहते हैं इसको कि प्रगतिशीलता का सिद्धांत, और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी है, और अनुक्रमिकता का सिद्धांत भी है जो अनुक्रमण के द्वारा सीखा जाता है। लेकिन प्रतिवर्ती सिद्धांत कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही होता है हमारा सी, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती। आज का अगला प्रश्न है 12वां, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? तो पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, या 4 अवस्थाएं, या 5 अवस्थाएं, कितनी बताई हैं? तो पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व बाल, जिसको पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, अथवा उत्तर बाल्यावस्था, और आपकी उत्तर बाल्यावस्था हो गई, पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं इसको, पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था हो गई, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और हो गई आपकी कौन सी? तीसरी हो गई आपकी, जिसको कहते हैं क्या? पूर्व किशोरावस्था। पूर्व और किशोरावस्था, पूर्व और किशोरावस्था। 4 अवस्थाएं बताई हैं किस उन्होंने, पियाजे साहब ने। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। अगला है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? क्या स्वामी विवेकानंद का यह कथन है, या स्किनर का? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, अथवा रविन्द्रनाथ टैगोर? तो किसका कथन हो सकता है दोस्तों, आप बताइएगा।
तो ये क्या है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता परिपूर्णता में विकास करती है, कथन है स्वामी विवेकानंद का। अगर आप सोच रहे हैं स्वामी विवेकानंद तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। अगर इन 50 प्रश्नों में से और आपने मतलब 25 या 30 भी सही कर दिए दोस्तों, 30, तो आप मतलब क्या है कि आप सरकारी सीट को हासिल करने में सक्षम हैं, आप सक्षम हैं। आज का अगला प्रश्न है 14वां, विग व हट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक होता है। तो कब होता है परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो कब होता है, यानी कि शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कब होता है? शैशवावस्था में कोई मनोवैज्ञानिक, यह मतलब कहें कि हम सामाजिक कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। बाल्यावस्था में भी ऐसा कोई तीनों परिवर्तन नहीं होते हैं। प्रौढ़ावस्था में, तो प्रौढ़ावस्था तो बाल विकास पढ़ाता ही नहीं है, उसमें हम बात करते हैं किशोरावस्था तक की। तो किशोरावस्था में ये तीनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सही होता है हमारा सी। 15वां प्रश्न आज का, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 से वर्गीकृत किया जाएगा। तो जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसको क्या हम श्रेष्ठ बच्चा मानेंगे, श्रेष्ठ बुद्धि, या फिर सामान्य से अधिक बुद्धि, या सामान्य बुद्धि, या मंद बुद्धि, या मंद बुद्धि। तो क्या मानेंगे इनमें से हम? तो हम मानेंगे उसको श्रेष्ठ बुद्धि तो नहीं मानेंगे, सामान्य से अधिक बुद्धि भी नहीं, सामान्य बुद्धि मानेंगे। क्या मानेंगे उसको हम? सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सही होता है हमारा सी। अगला प्रश्न है आज का, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी दोस्तों आपके लिए, और आप पूरा वीडियो देखें और नोट्स बनाएं अपने हाथों से, और सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि आप ना सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या है कि सभी लोगों के पास और ये वीडियो इनका फ़ायदा मिल जाए, और सभी आपको एक सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट सुनिश्चित हो जाए, और जल्दी से आपका कॉल लेटर आ जाए और आपको एक सीट मतलब आप ज्वाइन कर पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र शोध के लिए जाने जाते हैं? तो क्या संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक और गामक। तो किसके लिए लॉरेंस कोलबर्ग? संज्ञानात्मक के लिए तो प्याजे साहब जाने जाते हैं, आपको मालूम होगा दोस्तों। जैसे ही संज्ञानात्मक की बात आए प्याजे साहब। शारीरिक विकास के लिए तो जाने ही नहीं जाते हैं बिल्कुल, लॉरेंस कोलबर्ग हैं जो। क्या नैतिक अथवा गामक? तो संवेदी गामक इसके लिए भी कोलबर्ग नहीं है। तो नैतिक विकास के लिए क्या है कि लॉरेंस कोलबर्ग को जाना जाता है। तो ऑप्शन सही होता है हमारा सी। अगला प्रश्न है आज का 17वां, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। सामाजिक आर्थिक मुद्दे में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, इनको सहायता कौन करता है? स्वयं मॉडल करता है क्या? विभेदित निर्देश, पाठचर्या का विस्तार, अथवा संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो कौन सा करता है इसमें से? तो स्व अधिगम मॉडल है वो क्या है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे बच्चों की प्रतिभा को प्रभावित हो सकती है उनको सहायता करता है स्व अधिगम मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए छांट करके लेके आए हैं कि जिससे कि हमारा आपकी परीक्षाएं जो पेपर है टेट का वो क्रैक हो सके, और आपको जल्दी से जल्दी सफलता सुनिश्चित कर सकें, और आपका ज्वाइनिंग लेटर जल्दी से जल्दी आ सके। तो 18वां प्रश्न है आज का, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के सीखने के चरित्र के, ये सभी तो क्या हो सकते हैं? तो मतलब एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताएं, यानी वैयक्तिक विभिन्नताएं सभी लोग क्या है अपने व्यक्तिगत उससे भिन्न भिन्न होते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताएं सब में होती हैं, तो कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है। तो इसमें क्या है कि इनके क्षेत्र क्या हो सकते हैं? रुचियाँ, सबकी रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं दोस्तों, रुचियाँ सबकी भिन्न भिन्न होती हैं। और सीखने के लिए तो सीखने का तरीका भी सबका भिन्न भिन्न होता है, चरित्र भी सबका भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन सही होता है हमारा ये
सभी, ये सभी। मैं आशा करती हूँ गाइस जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों आप स्वयं ब्रिलियंट हैं और आप समझदार हैं कि कौन मतलब हित में शिक्षा दे रहा है, कौन इम्पोर्टेंट ला रहा है, कौन किस प्रकार से कर रहे हैं। तो हम आपके लिए घर से ही अपने लॉकडाउन वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं और आप इनका फ़ायदा अवश्य उठाएँ और सभी दोस्तों को भी इसका फ़ायदा उठाने के लिए शेयर करें आप अधिक से अधिक। और अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप एक बहन होने के नाते या एक टीचर होने के नाते हमारा सपोर्ट करें दोस्तों। अगर आप मन से सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको यकीन दिलाते हैं कि अच्छे से अच्छे जो प्रश्न आने वाले होंगे या जो मतलब आयोग में बार बार आयोग जिनको देता है ऐसे प्रश्न हम आपके लिए छांट करके लाएंगे। आज का अगला प्रश्न है 19वां। प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया, समस्या समाधान के किस अवस्था में करने लगता है। तो प्याजे के अनुसार बच्चा जो अमूर्त, अमूर्त का मतलब है, मूर्त का मतलब है जो दिखाई दे, मूर्त का मतलब है जो दिखाई दे और अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों जो दिखाई ना दे। तो जो दिखाई ना दे यानी कल्पना, कभी कल्पना करते हैं तो कल्पना क्या दिखाई देने लगती है, नहीं दिखती। तो हम अंदर ही अंदर कुछ सोचते हैं तो क्या वो दिखाई देता है। तो प्याजे के अनुसार बच्चा अपने आप कब सोच विचार कहीं दिखाई तो पड़ते नहीं है, तो इनको हम अमूर्त कहेंगे। तो कौन सी अवस्था में बच्चा ऐसा करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। तो कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था है। तो संवेदी पेशी जो अवस्था होती है उसमें बच्चा बहुत छोटा होता है, अमूर्त चिंतन कर ही नहीं सकता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त का मतलब जिसमें दिखाई दे, तो मूर्त में तो अमूर्त की बात हो ही नहीं सकती। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन बच्चा नहीं कर सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है कि बच्चा बहुत छोटा होता है, इसमें भी अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा परिपक्व हो जाता है थोड़ा और वो अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। तो ऑप्शन सही होता है हमारा सी। अगला प्रश्न है आज का, कौन सा सीखना स्थायी होता है। रटकर सीखना स्थायी होता है या समझकर सीखना स्थायी होता है या सुनकर सीखना स्थायी होता है या देखकर सीखना मतलब स्थायी होता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों रट्टा लगाना ये तो कोई मतलब स्थायी वो नहीं है, स्थायी सीखना नहीं है रट कर समझना। या समझकर हो सकता है, सुनकर के क्या है कि थोड़े समय के लिए तो हमें याद रहता है, बाद में हम भूल जाते हैं। और देखकर, अगर हम देखकर समझ रहे हैं तो भी हमें ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है। अगर हम समझ कर के पढ़ते हैं तो हमें अधिक समय तक स्थायी रहता है। ऑप्शन सही होता है हमारा बी, समझकर। अगला प्रश्न है आज का कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने साल से कितने साल तक मानी गई है। अभी मैंने ऊपर बताया बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है तो जन्म से 24 माह हो नहीं सकती बिल्कुल भी। 2 से 7 साल हो नहीं सकती है, बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। इतनी अवस्था में बच्चा क्या करना है, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। अभी हमने आपको ऊपर समझाया। अथवा 7 से 11 अथवा 11 वर्ष के बाद। तो 7 से 11 वर्ष में क्या है, बच्चा कपड़े भी गंदे करता है, शैतानियाँ भी करता है। तो 7 से 11 वर्ष में भी अमूर्त चिंतन बच्चा नहीं कर सकता है। तो बच्चा जो अमूर्त चिंतन करता है वो 11 वर्ष के बाद करता है। ऑप्शन सही होता है हमारा डी। आज का अगला प्रश्न है प्रत्यक्षात्मक संवेदी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया। तो प्रत्यक्षात्मक संवेगी गतिक गामक दक्षता परीक्षण जो आरंभ किया था क्या मोंटेसरी ने या मारिया या एडवर्ड या बिनेट। तो ये जो आप प्रारंभ किया था मोंटेसरी ने, क्या मतलब कि प्रत्यक्षात्मक संवेदी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया। तो मारिया मोंटेसरी ने किया था। किसने, मारिया मोंटेसरी ने। आज का अगला प्रश्न है कि भाषा का अवबोधन से संबद्ध विकास है। तो पठन वैकल्प, डिसलेक्सिया, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकास कौन सा है। तो पठन वैकल्प, डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं, या वाक संबद्ध रोग, एस्पीसिया जिसको कहते हैं, या भाषाघात, एफासिया के जिसको कहते हैं, या चलाघात,
एप्रॉक्सिया जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारी समझ में नहीं आते हैं उस समय पर। तो ये पूछ रहा है कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकास कौन सा है। तो पठन संबंधी दोष होता है, पठन वैकल्प तो भाषा में पठन की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता है। वाक संबंध बोलने संबंधी होता है, तो ये भी हमारा नहीं है। बात हो रही है यहाँ पर भाषा की, तो भाषा घात क्या आ रहा है, भाषा घात, भाषा की बात हो रही है तो भाषा घात या एफासिया ऑप्शन सही होता है हमारा सी। अगला प्रश्न है, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्त का विकास होता है। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता संप्रत्त विकास बाल्यावस्था में होता है क्या, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, वृद्धावस्था में, तो कब होता है। तो जो हॉर्नी के अनुसार दुश्चिंता संप्रत्त का विकास होता है वो किशोर अवस्था में तो हो नहीं सकता, वयस्क अवस्था में कोई बात ही नहीं है, ना वृद्धावस्था की इसमें कोई बात है। तो ये दो तो ऑप्शन हमारे वैसे ही कट गए। अब रहे दो हमारे पास, तो इसमें भाषा जो मतलब संप्रत्त है दुश्चिंता का वो होता है हमारा बाल्यावस्था में। कब होता है, बाल्यावस्था में। ऑप्शन सही होता है हमारा ए। तो आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं दोस्तों, और सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को दोस्तों, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तभी हम आपके लिए अच्छी क्लास लेकर आते हैं दोस्तों। और अगर आपको पसंद नहीं है और आप नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दोस्तों फिर हम क्या करें कि इसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि जब आप हमें मोटिवेशन ही नहीं देंगे तो हम इसको मतलब बंद कर देंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो जल्दी से जल्दी आप क्रैक कर सकें, हम आपके लिए ला सकें। अगला प्रश्न है 25 आज का, बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार मनोविश्लेषणात्मक विकास है क्या, पियाजे साहब का। नैतिक विकास कोलबर्ग का है। मनोसामाजिक का हो नहीं सकता है बिल्कुल भी, पियाजे साहब का। संज्ञानात्मक हो सकता है, तो देखते हैं कौन सा है इसमें। तो मनोविश्लेषणात्मक भी नहीं है, पियाजे साहब ने ना नैतिक विकास दिया है ना मनोसामाजिक दिया है। पियाजे साहब ने जो दिया है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन सही होता है हमारा डी। आज का अगला प्रश्न 26वां, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है कि किसने परिभाषित किया है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। तो इसको क्या थॉर्नडाइक ने परिभाषित किया है, थॉर्नडाइक ने, क्या इसको सार्टेन ने परिभाषित किया है, क्या हल ने परिभाषित किया है, या शेरमैन ने परिभाषित किया है। तो इसको जो परिभाषित करने वाले हैं वो हैं सार्टेन। अगला प्रश्न है 27वां, बालक मतलब डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है, विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। किसने बल दिया है बालक के प्राकृतिक विकास पर? तो मोंटेसरी ने, सेगुइन ने, बर्क ने, बिनेट ने। तो बालक के विकास पर जो प्रभाव दिया है वो मारिया मोंटेसरी ने दिया है, जो कि मारिया मोंटेसरी ने अपनी बच्चों के लिए जो विधि दी थी उन्होंने। अगला प्रश्न है, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? माता की आवाज़ का और नवजात बच्चे के व्यवहार पर प्रभाव किसने प्रयोग किया? टर्मन ने किया क्या? टर्मन, मोंटेसरी, सेगुइन अथवा वर्क किसने किया? तो ना तो वर्क ने किया, ना सेगुइन ने किया, ना मोंटेसरी ने किया। ये जो किया था टर्मन साहब ने किया था। माता से आवाज़ लगवा रहे बच्चे पर, बच्चे के लिए क्या है कि माता से आवाज़ लगवाई तो बच्चा देखता है, जैसे माँ की आवाज़ को सुनता है देखता है, तो माँ की आवाज़ का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, ये टर्मन साहब ने कहा था। आज का अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो 4 से 8 माह में कौन सा होता है? हाथ मुंह संबंधन, क्या हाथ मुंह संबंधन संबंधी विकास होता है, या आँख हाथ संबंधन, या प्रतिवर्ती क्रिया, या बोलना शुरू करना। तो इसमें क्या है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 महीने में, 4 से 8 महीने में, 4 से 8,
तो 4 से 8 बच्चे इधर उधर आँखों को और हाथों को फैलाते हैं। तो 4 से आँख हाथ संबंधन, आँख हाथ संबंध संबंधी विकास होता है। आज का अगला प्रश्न है 31वां। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकताओं से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को किन आवश्यकताओं से जाना जाता है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक अथवा दैहिक अथवा सामाजिक अथवा मनोसामाजिक, किन अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकताओं के नाम से जाना जाता है। बच्चे को क्या है, भूख लगती है रोता है बच्चा, प्यास लगती है रोता है, तो ये दैहिक आवश्यकताएं होती हैं बच्चे की, तो इनको हम दैहिक आवश्यकता। नींद लगी है तो बच्चा रोएगा। आज का अगला प्रश्न है बाल अध्ययन। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है या बाल विकास के जनक किसे कहा जाता है? एक ही बात है दोस्तों, घुमा के पूछता है बाल अध्ययन के पिता या बाल विकास के जनक। तो स्टेनली हॉल, प्रियर्सियन वाटसन। तो किसको बाल विकास का जनक या बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है? तो स्टेनली हॉल को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट तो मैं सभी लेके आई हूँ आपके लिए, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंटों में है। स्टेनली हॉल को बाल अध्ययन का या बाल विकास का जनक कहा जाता है, जनक स्टेनली हॉल। आज का अगला प्रश्न है 32वां। कौन से सिद्धांत में बालकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया? कौन से सिद्धांत में बालकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया? तो व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद। तो मनोविश्लेषणवाद पर ही जोर दिया गया। किसका? कि विकास के सिद्धांत बालकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया, तो वो है आपका मनोविश्लेषणवाद। ऑप्शन सही होता है हमारा सी। आज का 33वां अगला प्रश्न है कि नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है, तो क्या कहते हैं इसको? नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए जो मापनी होती है, तो TAT, APGAR स्केल अथवा WISC स्केल अथवा TTCT अथवा TTCT। तो इसको कहते हैं हम WISC स्केल, WISC स्केल, बच्चों को नापने के इसको। अगला है 34वां। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। तो पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है? संरचनात्मक समस्याएं सीखना, या अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, या अमूर्त तो कर ही नहीं सकता 4 से 8 साल का बच्चा अमूर्त, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही अलग होता है। अथवा समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना अथवा उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो 4 से 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है? तो ये संरचनात्मक समस्याएं सीखना, इसको कर सकता है, संरचनात्मक समस्याओं को सीखना। आज का अगला 35वां प्रश्न है शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि किस नाम से जाना जाता है? तो सिर पदाभिमुख अनुक्रम अथवा केंद्र अपसारी अनुक्रम अथवा उच्चतम अनुक्रम अथवा न्यूनतम अनुक्रम। तो इसको हम दोस्तों सिर पदाभिमुख अनुक्रम या सिर से पैर का सिद्धांत भी कहते हैं। सिर से पैर का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछता है और बच्चे क्या होता है कि भूल जाते हैं कि हमने तो पढ़ा था सिर से पैर का सिद्धांत, और ये सिर पदाभिमुख अनुक्रम कहाँ से आ गया। तो इस प्रकार से मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए लेके आई कि कितना भी घुमाए लेकिन आप घूमोगे नहीं, आप सही करके आओगे। आज का अगला प्रश्न है कि कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्य का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो कौन सी है? जीवन लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि अथवा समाज मिति। तो कौन सी है इसमें? तो ऑप्शन सही होता है हमारा सी, दीर्घकालीन अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है आज का, पियाजे के अनुसार
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है? अनुत्क्रमणीयता होती है। जब बच्चों में अनुत्क्रमणीयता होती है तो वो कौन सी अवस्था होती है बच्चे की? तो संवेदी प्रेरक अथवा प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अथवा औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना? अनुत्क्रमणीयता होती है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था में अनुत्क्रमणीयता होती है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने की सहायता की? तो पहला ऑप्शन है पियाजे, फस्टिंगर